कल हम लोग 12 तक देख चुके थे फंडामेंटल राइट का। ठीक, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल राइट। तो यह आर्टिकल 12-35 के बीच में है। ठीक, और भाग किस भाग में है कल हमने बताया था, कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाग बात करेंगे 3 में, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा इसी भाग को कहते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम में पूछता है। तो अब आज हम लोग नेक्स्ट आज हम लोग आर्टिकल 13 से देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि अन्य विधियों से फंडामेंटल राइट का संरक्षण। क्या है, अन्य विधियों से फंडामेंटल राइट का संरक्षण। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी ऐसी अन्य संसद, यहाँ पे लिख लेंगे संसद, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट संक्षिप्त होगा या समाप्त होगा। ठीक, अगर ऐसा कानून बनाता है तो आर्टिकल 13 के तहत हुआ नल एंड वाइड होगा, यानी स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 13 एक प्रकार से कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का क्या है, संरक्षक है। यानी कि आर्टिकल 13 क्या है, फंडामेंटल राइट का संरक्षक है। ये भी आप कह सकते हैं फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। इसी आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मिलता है। ये भी क्या है, यह इस इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है कि किस आर्टिकल के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालयों को मिलता है। न्यायिक समीक्षा, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग 13 में देखे थे, 13 में न्यायिक समीक्षा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा। ठीक, यहाँ से इसको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, किसको, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। तो इसी न्यायिक समीक्षा का 13 आर्टिकल 13 और 226 इसके होता है, न्यायिक समीक्षा की जाती है और इसके तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसे, तो ये रीट जारी करने की शक्ति किसे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों को। तो 32 की बात करें तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त होती है, और वहीं पे 226 की बात करें तो इसके तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 32 के तहत क्या, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, और 5 प्रकार हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस बात को रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से आर्टिकल 13 क्लियर हो गया होगा कि यह अन्य विधियों से, यहाँ से कि 13 क्या है, अन्य विधियों से फंडामेंटल राइट का संरक्षण। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट संक्षिप्त या समाप्त हो, और जो भी कानून बनेगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, नल
एंड वाइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ से ये हो गया। आर्टिकल एक देख लेते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 13(3). 13(3) कॉल लीजिए, सी कॉल लीजिए, गौ कॉल लीजिए। ठीक, यहाँ से क्या होता है, विधि की परिभाषा मिलती है कि विधि किसे कहा जाएगा। विधि की परिभाषा 13(3) में विधि की परिभाषा की बात की गई है। किसका? डिफिनीशन ऑफ लॉज। ठीक, यानी लॉ। तो विधि किसको किसको माना जाएगा, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए, विधि किसको माना जाएगा, जो अध्यादेश के द्वारा जारी हो, अध्यादेश के जो द्वारा दिया गया हो, यानी जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा दिया गया हो। फिर कोई आर्डर हो, यानी आदेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, उसे विधि माना जाएगा। फिर अधिसूचना ये भी है। फिर आपका नियम, कोई नियम कानून बनता है तो वो भी क्या होगा, विधि होगा। फिर आपका विनियम है, विनियम भी क्या होगा, एक विधि होगा। फिर आपका उपविधि है, उपविधि भी क्या है, एक आपकी विधि में काउंट किया जाएगा। जैसे जो ये सब क्लास है, देखिए ये 13 का सब क्लास है, यानी एक प्रकार से उपविधि है, इसको भी आप मान सकते हैं। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, एक विधि हो गया। ठीक, फिर कुछ प्रथाएं हैं, उसके बाद आपका अधीनस्थ विधान, ये सब क्या है, ये सब विधि के अंदर आएंगे। यानी कि जो अध्यादेश के द्वारा कर दिया जाएगा वो क्या होगा, ला बन जाएगा या विधि बन जाएगी। या कोई आदेश जारी कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ, वो भी क्या होगा, एक ला होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल फंडामेंटल राइट में ही आर्टिकल 14। ठीक, 14 में क्या है, विधि के समानता है, विधि के समक्ष समानता। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे रखेंगे विधि के समक्ष समता या समानता, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका अर्थ लिख लीजिए। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, अर्थ, इसका अर्थ हो जाएगा, कहना क्या है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान नियम या कानून होगा। विधि की समझ समानता, यानी कि जो नियम बनेगा उसके लिए सभी समान होंगे, इसका तात्पर्य यह हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 15। ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट के ही भाग हैं। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट के क्या है, आर्टिकल्स। अब देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, ठीक, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, यानी
इस प्रतिषेध का मतलब क्या होगा कि भेदभाव नहीं। ठीक, ये इसका तात्पर्य होगा। यानी कि आपको इंडिया में या यहाँ पे धर्म के स्थान पे, मूल वंश के स्थान पे, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सब के आधार पे। अब ऐसा नहीं कि आपका धर्म दूसरा है तो आपके लिए नियम कानून दूसरा बना के आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 15 में ये कहा गया है। यहीं पे आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मुख्य बात है विषय में अवसर की समानता। ये की पॉइंट याद रख लेंगे आप। इससे आपको याद आएगा 15 और 16 में क्या अंतर है। यहाँ पे समानता की बात की गई है तो ये क्या है, की पॉइंट, अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन यानी कि जो भी पब्लिक वर्क है उसमें सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत, यानी किसी के साथ छुआछूत जैसे भेदभाव नहीं किए जाएंगे। हमारा मौलिक अधिकार है किसके तहत? आर्टिकल 17 के तहत दिया गया है। फिर वही बात करें आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे उपाधियों का अंत। और यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, अपवाद लिख लीजिए। अपवाद में क्या है? शिक्षा और सेना को छोड़कर। ठीक, तो शिक्षा में और सेना में आपको उपाधि दी जा सकती है। जैसे शिक्षा में क्या है? डॉक्टर की उपाधि दी जाती है, देखते होंगे, मानद उपाधि। और सेना में क्या है आपका? अलग अलग ब्रिगेडियर है, इसका जनरल है, इसका उपाधि दिया जाता है। तो सेना में और इसको छोड़ के और जगह पे उपाधि दी जाती है, उसको समाप्त कर दिया गया है। और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको विदेश से भी कोई उपाधि लेनी है तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का अनुमति लेनी पड़ेगी। इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। ठीक, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और अपवाद तो याद रख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछ लेता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आर्टिकल 17, 18, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की बात करें तो देखिए 19 में बहुत कुछ है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 19 ए, 1 का ए, 19(1) का ए। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। सीधी सी बात है ये, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक, और इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की
स्वतंत्रता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका 19(1). एक और आर्टिकल है 19 का सब क्लास है, उसको याद रख लेंगे। आर्टिकल 19 का सी में क्या कहा गया है? ए में तो वाक्य एवं फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, लेकिन 19C में क्या कहा गया? संघ बनाने की शक्ति, संघ बनाने की शक्ति। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है आपका आर्टिकल 20। जो जो इम्पोर्टेंट है उसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे कोई अपराध करते हैं तो उसके बचाव के लिए क्या नियम है? तो यहाँ पे आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको याद रखेंगे। ठीक, वहीं पे आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 22 में दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि मान लीजिए आप एक क्राइम करते हैं, इसके लिए आपको एक पनिशमेंट यानी सज़ा दे दी गई है, तो अब इसी क्राइम के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब ये है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 21। इसमें आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। फिर आपका अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 देख लेते हैं। 22 में कुछ है नहीं वैसे तो, दोष सिद्धि से संरक्षण है, लिख ही लीजिए 22 का। 22 दोष सिद्धि से संरक्षण। ये छोड़िए, इसको रहने दीजिए। आर्टिकल 23 लिख लीजिए, ये कोई काम का नहीं, इतना ही पूछता नहीं है। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम से संरक्षण। बलात्श्रम का क्या मतलब है? बंधुआ मजदूरी, से संरक्षण यानी कि बचाव। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। दुर्व्यापार मतलब मानव का व्यापार, इससे क्या है? आपका संरक्षण। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक, इसको भी इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, यहाँ से तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ये भी
आगे देख ले। आपका अगला है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखानों, यहाँ पे भारी कारखाना लिख लीजिए, कारखानों या खान माइंस जो होते हैं, या किसी विस्फोटक से अच्छा रहेगा आप लिख लीजिए, या किसी अन्य जोखिम भरे का मतलब हो जाएगा जहाँ पे जान का खतरा, जोखिम भरे कार्यों में लगने का प्रतिषेध करता। ठीक, ध्यान रखेंगे, प्रतिषेध यानी कि मना करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बस याद रखिएगा 14 वर्ष से कम, ये की है 14 वर्ष से कम आयु के बालक, ये आपका पॉइंट है याद करने का बस। चलिए आर्टिकल 25 देख लेते हैं। आर्टिकल 25 अंतःकरण और धर्म बाद रूप से मान्य आचरण को प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, यहाँ पे लिख सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप ये लिख सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, सीधी बात। अब इसको आगे और नोट में डिटेल से लिख सकते हैं कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध, यानी बिना किसी रोक टोक के अबाध रूप से मानने, अपनाने या आचरण में लाने के लिए आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता से ये आर्टिकल है, यह आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता से है, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। ठीक, तो इसका की पॉइंट क्या है, धर्म को अबाध रूप से यानी कि बिना रोक टोक के मान्य आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की यह स्वतंत्रता देता है नागरिकों को। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 26। इसमें छोटा सा है, याद हो जाएगा आप लोगों को आसानी से। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक, ये था बस आर्टिकल 20 यानी कि जो भी आप धर्म मानते हैं, धर्म को, उसके जो भी कार्य हैं उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको दी जाती है। फिर आर्टिकल 27 क्या है, किसी धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर न देने की स्वतंत्रता। इसमें यहाँ पे की पॉइंट लिख लीजिए, की पॉइंट, बस की पॉइंट में लिखिए पहले, धर्म में कर न देना। की पॉइंट क्या है, कर, टैक्स
इसका मतलब क्या है, टैक्स। ठीक, ये की पॉइंट है हमारे तरफ से याद करने का। ठीक, 27 में। ठीक, अब इसका क्या है हमारे संविधान में, उसको देख लीजिए। संविधान में क्या लिखा गया है कि किसी धर्म विशेष की उन्नति हेतु कर न देने की स्वतंत्रता। ठीक, यहाँ पे ये जो कर शब्द आया है इसी को हम बता रहे थे की पॉइंट में। ठीक, तो ये आर्टिकल 27 से है। ठीक, चलिए आर्टिकल 28 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका शिक्षण, ये शिक्षण से संबंधित है। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। अब शिक्षण संस्थान कैसे होंगे, मुद्दा था कि कैसे शिक्षण संस्थान की बात कर रहा है, तो जो राज्य द्वारा पोषित हो। पोषित का मतलब जो राज्य द्वारा संचालित हो, यानी जिसमें राज्य का पैसा लगा, यानी टैक्स का पैसा लगा हो, ये भी कह सकते हैं। उसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाता है, यानी वहाँ पे किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात को यहाँ पे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। तो राज्य द्वारा जो पोषित भी शिक्षा, जैसे हम लोगों का क्या है, प्राइमरी स्कूल है, अब प्राइमरी स्कूल में कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, ये कहने का तात्पर्य ये है। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 अभी देखिए 29 और आर्टिकल 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों से संबंधित सारे प्रावधान हैं दो में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए, जैसे में क्या है, हित भाषा की बात की जाएगी, लिपि की बात की जाएगी। क्यों, क्योंकि अल्पसंख्यक हैं, छोटी संख्या में, तो इनके भाषा हो गया, लिपि हो गया, तथा संस्कृति का संरक्षण का अधिकार कह लीजिए या स्वतंत्रता कह लीजिए, अधिकार या स्वतंत्रता। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल 30। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक हैं अपना शिक्षण संस्थान और प्रशासनिक व्यवस्था करने का उनको अधिकार दिया जाता है। तो क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अब जैसे एग्जाम्पल में हम आपको ले लेते हैं, बस जैसे इस समय मदरसा चलते हैं, तो उनका जो प्रशासनिक कार्य है या शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करना है, वो लोग कर सकते हैं, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। तो यहाँ पे इसकी बात की गई आर्टिकल 29 और 30 में। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक। एक ही पॉइंट याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत हेल्प
होगा। तो 29 और 30 में किसकी बात की गई है? माइनॉरिटी की यानी अल्पसंख्यक बात की गई है। ठीक, अब आप लोगों का आर्टिकल अगला है। आर्टिकल हमने आपको पहले बता दिया था, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है यह 12 से 35 है, जिसमें से हमने बताया था 31 को समाप्त कर दिया गया है, ये अपवाद में आते हैं। ठीक, तो 31 अब हम लोग नहीं देखेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली 32 देखेंगे। ठीक, तो जैसे 31 हो गया, फिर आपका 33 हो गया, 34 हो गया, ये अपवाद है, अपवाद, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 32। 32 भी हम लोग पीछे डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का, इसको सही से लिख दें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको रहने देते हैं। ये आपका क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें कहा गया है। और इसे आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है?